हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर सीरीज़ में आपका जो है फर्स्ट लेक्चर क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे। बहुत बेसिक से पढ़ाई होगी और जो भी नीट का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए, ख़ास करके जो ये साल का एग्ज़ाम रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो वो सारे एज केसेस को भी कवर करेंगे इस टॉपिक में, जिससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, तो चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैं आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ होगी इसमें हम लोग सारा थ्योरी, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी प्रोबेबिलिटी आपके पास प्रोबेबल केसेस आ सकते हैं वो सारे इसी क्लास में डील करेंगे। आपकी तरफ से दो रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। एक तो आराम से अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर कंप्लीट नोट्स आप बनाइए, और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी कि अच्छी नीयत के साथ पढ़िए। ठीक है, बस दो रिक्वायरमेंट हैं, इसको फुलफ़िल कीजिए। अच्छा, अगर आप डॉक्टर बनने का अपना सपना देखते हैं और उसको पूरा भी करना चाहते हैं तो फिज़िक्स जो एक रुकावट पैदा करता है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ्स नहीं होता आपके पास इन क्लास 11th और क्लास 12th, जिसकी वजह से बहुत फोबिया क्रिएटेड रहता है, ठीक है, जनरली सभी बच्चों के अंदर। तो वो फोबिया को हम लोग दूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डील करेंगे, हैंडल करेंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करने से पहले हम लोग टॉपिक फ्लो देखते हैं और इसका एक इम्पोर्टेंस समझते हैं कि ये जो है नीट एग्ज़ाम के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है और इसका टॉपिक फ्लो क्या रहता है। देखिए, जब हम टॉपिक फ्लो शुरू करते हैं तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्कशन होता है तो सबसे पहले हम बेसिक एक टर्म है चार्ज, उसको एक्सप्लोर करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो सेकंड टर्म आता है चार्ज के बाद, सेकंड टर्म इज़ कूलम्स लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देयर इज़ हाईली लाइकली कि इससे क्वेश्चन आएगा। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कूलम्स लॉ में भी उसी का ही एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और उसी के बेस क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज़ द मेन एजेंडा जो हम लोग डील करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे सवाल लगातार बनते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। फिर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है, फ्लक्स क्या है, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ को पढ़ते हैं हम लोग और उसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं। बोर्ड में भी काम आती है एप्लीकेशन, 12th बोर्ड में भी काम आती हैं और नीट एग्ज़ाम के लिए तो अच्छी रहती ही हैं। और फिर हमने ये जो टॉपिक है ये आपका स्कैटर्ड टॉपिक है एक्चुअली, ये एनसीईआरटी में थ्योरी ऑफ कंडक्टर करके कोई ऐसा डिफरेंट टॉपिक है नहीं, बट जो थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स होंगे, थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स नाम से जो मैंने टॉपिक ऐड किया है, इट इज़ बेसिकली अबाउट जो भी कंडक्टर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी होंगी उसको हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। ये स्कैटर्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे एनसीईआरटी में, तो उन सबको क्लब करके एक टॉपिक ऐड कर दिया थ्योरी ऑफ कंडक्टर, ताकि कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरीज आपको एक जगह पर मिल जाए और आप एक जगह पे उसके नोट्स बना लें, ठीक है। तो इस लेक्चर का ये पर्पस रहने वाला है कि ये सारे टॉपिक कवर होंगे। एग्जाम में कितना क्वेश्चन आप इन टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 1 है बेसिकली, ये जो होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर होता है आपका पहला चैप्टर, जिसका एनसीईआरटी में नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, जो है एनसीईआरटी में इसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो हम ये पार्ट 1 डील कर रहे हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और डायपोल के बारे में बातें करते हैं, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैपेसिटेंस थर्ड पार्ट रखेंगे। तो अगर इस पार्ट से देखा जाए, सिर्फ इस पार्ट से देखा जाए तो 1 to 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 4 to 8 मार्क्स, और पार्ट 2 से भी एक सवाल आने का चांस रहता है, तो टोटल 12 मार्क्स तक ये चैप्टर चला जाता है। तो ये सिर्फ पार्ट 1 से अगर देखा जाए तो 1 to 2 क्वेश्चन और 4 to 8 मार्क्स का ये जो है इसका वेटेज रहने वाला है नीट एग्जाम में, राइट। तो ये रहता है। तो जब
और मैं ये मान के ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है, तो सिलेबस में जो भी चैप्टर में जितने कंपोनेंट हैं, जितनी थ्योरी है, तो बहुत ही अल्ट्रा डिटेल में आई ट्राई टू कवर इट, ठीक है। तो पेशेंसली कुछ थ्योरेटिकल बातें भी होंगी तो उसको सुनना है, समझना है, ठीक है, और नोट डाउन करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन कब से शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन ही कब से शुरू हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का पहली बार जो है अभी 100 साल पहले, 50 साल पहले, या अभी हमें पता चला, ठीक है। वी नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी सिंस टाइम इमेमोरियल्स, ठीक है। बहुत पहले से ही हमें एंशिएंट टाइम से ही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी नाम का कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे थंडरस्टॉर्म तब भी आते थे, लाइटनिंग फिनोमेना तब भी होता था, बिजली तब भी कड़कती थी, तो दिखाई देता था, ठीक है। तो वी हैव सम ऑब्जर्वेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे थे, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे थे कि ये होता क्यों है, ठीक है। ये बहुत लाखों, हजारों, करोड़ों साल से एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसका जो लॉजिकल रीजनिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग है, वो जा करके अभी 200-300 साल पहले से डेवलप होना शुरू किया, ठीक है। जब डिस्कशन आया चार्जेस का, तो चार्जेस का डिस्कशन शुरू हुआ, किसी ने चार्ज फाइंड किया, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी फाइंड की, फिर चार्ज के मोशन को स्टडी किया, चार्ज की एक्सेलरेशन को स्टडी किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बने, उन कॉन्सेप्ट को जो है वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंट से, और फिर आपके सामने लाके बुक में रख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहली बात है कि हमें बहुत पहले से पता है, स्टार्टिंग यूजिंग इट सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। फ्यू ईयर्स का मतलब है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे लाइक सेंचुरीज, 1 और 2 सेंचुरीज, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक वर फेमिलियर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना, उनको भी पता थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि एक एम्बर नाम का आपने स्टोन देखा होगा, एम्बर जेमस्टोन नाम से, ये देखो ऐसा कुछ पत्थर सा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एम्बर को आप किसी फर से रब कर दो, ठीक है, एम्बर स्टोन को लिया, किसी फर से रब किया, तो वो ना आसपास के जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे हो गए बर्ड्स के फीदर्स, ये दिख रहे हैं पंखुड़ियाँ, तो इनको ना अट्रैक्ट करने लग जाता था। तो ये फिनोमेना आज से 2000 साल पहले भी पता था, ऑब्जर्व तो था, लॉजिकल रीजनिंग बिल्ड नहीं थी, साइंटिफिक रीजनिंग नहीं पता थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने ऐसे ऐसे फिनोमेना ज़्यादा देखता रहा, ठीक है, तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने लगे। वो क्वेश्चन क्या थे कि सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, किस चीज की वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर हो भी रहा है तो कितनी फोर्स लग रही है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, जो फोर्स अट्रैक्ट कर रही है उसका क्वांटिफिकेशन भी बता दीजिए, नंबर्स में बता दीजिए कि कितनी फोर्स लग रही है पार्टिकल पर, समझा। तो ये बातें पहले भी पता थी, बट धीरे धीरे इंसान के दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल उठने लगे। फिर और क्या सवाल उठा, सर क्या कभी ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है या सिर्फ हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। तो बाद में पता चला यस, रिपल्सिव भी होती है, ठीक है। उसके भी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, इंक्विजिटिव माइंड, ठीक है, कि इसको जब स्टडी करना शुरू किया तो किसी ने लॉ प्रपोज किया, फिर वो लॉ कहीं जगह वैलिड था, कहीं जगह वैलिड नहीं था, फिर थोड़ा और बातें करने गए, तो इस तरीके से ये डिस्कशन सामने आने लगा, ठीक है, ओवर द टाइम। बट ये 200-300 साल पहले, ठीक है, 17th 18th एंड 19th सेंचुरी में तो पिनेकल पे ही था, बट जनरली 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इस फील्ड में, गॉट इट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फील्ड है क्या बेसिकली, जिसका जो बारे में डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक वर्ड है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का तो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है आपके पास, चार्ज। और स्टैटिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इसका मतलब होता है रेस्ट। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which mainly deals with phenomena related to charges at rest. Got it?
सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस की स्टडी तो करनी है, बट साथ साथ उनका रेस्ट पे भी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही वो मूव करने लगते हैं, इस ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहता है, इसको मैग्नेटिज्म बोलने लगते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म आता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। समझा? करंट एंड मैग्नेटिज्म, चार्ज मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिज्म आएगा। तो ये, और पूरी डोमेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ बिगर वर्ड, you will write electromagnetism is a bigger word, right? और उसका एक सब पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अपने उसके सूझबूझ के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रॉडर फॉर्म ना, जिसमें चार्जेस मूव करें, एक्सेलरेट करें या रेस्ट पे भी रहें। बट अगर जिसमें रेस्ट पे रहेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर मूव करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाहर होगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर होगा। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट में स्टडी हो रहा है तो मतलब उसमें चार्ज रेस्ट पे नहीं है। तो में रेस्ट पे नहीं है तो दो केस हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो वो भी फिनोमेना ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो ये एक वेन डायग्राम है। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बेसिकली फिजिक्स का जो बुक 1 है, 12th बुक 1 जो है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। जो 8 चैप्टर हैं आपके पास, 8 चैप्टर जो हैं, कौन कौन से चैप्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड देन फाइनली EM वेव्स। ये सारे चैप्टर मिल के आपका ये पूरा यूनिट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसमें से जो पहले 2 चैप्टर हैं, दोज आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे भी चार्जेस रेस्ट पे ही रहते हैं। तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट के अंदर ही स्टडी किया जाता है जनरली। गॉट द पॉइंट? तो ये आपका पहला डोमेन का पार्ट हो गया। अब सर ये बताइए, चार्ज होता क्या है? असली में चार्ज है क्या? चार्ज का जब डिस्कशन शुरू होता है तो चार्ज है क्या? देखिए, चार्ज खुद में ना एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? मैटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज ये वो वाला मैटर नहीं है, यूपी वाला कि भैया जी मैटर हो गया नहीं, मैटर। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, मीडियम हो, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, जो आपने क्लास 9th या क्लास 8th या क्लास 7th में डेफिनेशन पढ़ी होगी। अब हर मैटर के साथ सब एटॉमिक लेवल पे एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, जिसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी होगी ही होगी उसके अंदर, चाहे वो शो करे या ना करे। वो शो कब करेगा वो भी देखते हैं, बट हर मैटर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ एटम्स होंगे, और एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, या जिसके साथ चार्ज एसोसिएट होता है। समझा? तो यानी कि हर मैटर के अंदर चार्ज तो है, बट कुछ चार्जेस के नेचर भी होते हैं, कुछ चार्ज पॉजिटिव होते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव होते हैं, और ओवरऑल क्या हो जाता है? न्यूट्रल भी हो सकता है। एटम जनरली ओवरऑल न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपने सुना होगा आयन वर्ड, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दो तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, यानी कि चार्ज, नेट चार्ज आ गया। तो नेट चार्ज 0 हो सकता है, बट उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज 0। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि कोई किसी मैटर के अंदर चार्ज है ही नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो सकते हैं, बट होगा तो जरूर। तो अब डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप कि सर चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे कि अभी हमने देखा था वो एम्बर एंड फीदर्स वाला, एम्बर्स ने फीदर को अट्रैक्ट कर लिया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करिए, अगर आपके बाल ड्राई हैं थोड़े से, ठीक है, तो आप एक कंघी लीजिए और कंघी से जो है कॉम्ब करिए, ठीक है, बालों को कॉम्ब करिए, ठीक है, ऐसे हाथ नहीं मारना, कंघी लीजिए, कंघी से जो है अपने बालों को कॉम्ब कीजिए और एक पेपर के छोटे छोटे पीसेस तोड़ के ऐसा टेबल पे रख दीजिए और उसको कॉम्ब करने के बाद उसको लेके जाइए उसके पास, तो आपको देखेंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ गया है। पहले नहीं कर रहा था बट अब अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जनरली गर्ल्स के साथ आपने देखा होगा, जैसे अगर जब वो अपने बाल को कॉम्ब करते हैं, ठीक है, तो उनके बाल ना थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे फैल से जाते हैं, जिसकी वजह से या तो ऑयलिंग करना पड़ता है, ठीक है, या कुछ और सीरम विरम वो लगाते हैं। बट जनरली क्या होता है, वो क्या होता है कि जैसे आप कॉम्ब कर रहे हो तो कॉम्ब भी चार्ज हो रहा है और हेयर भी चार्ज हो रहे हैं। तो सिमिलर नेचर का जब चार्ज आता है, आपको पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल। तो जो सेम नेचर का चार्ज है इस हेयर पे और इस हेयर पे, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो थोड़े से बाल जो हैं क्या हो जाते हैं, फैल से जाते हैं। समझ आया? ये लड़कों में भी जनरली आप थोड़ा सा क्या करिए, नहा के निकलिए, बाल ड्राई होने दीजिए, एकदम कंघी मत करिए, पहले उसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद अगर कॉम्ब करेंगे तो आपको दिखेगा कि बाल थोड़ा सा फैल गए, चिपके चिपके नहीं रहेंगे। बेसिकली सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, जो किसकी वजह से हो रहा है, चार्जेस के रिपल्शन की वजह से। समझ आया? हाँ, तो अब अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हो आप। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब हुआ कि सर अंदरूनी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना कुछ आ सकते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से आते हैं, बट यही वो प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का कॉज क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, चार्ज, सारे। दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉल्ड चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के लेवल पे आजकल तो और भी टर्म आ गए, क्वार्क्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के भी छोटे हिस्से कर दो, उसको क्वार्क बोलने लगते हैं। प्रोटॉन के कुछ छोटे हिस्से काट दो तो क्वार्क। वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आपको हायर ऑर्डर फिजिक्स में जाते हो तो म्यून्स, म्यूजोन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब टर्म तब आप रेगुलर बेसिस पे सुनते हो। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही चीज़ें चलेंगी, तो इसी पे ही स्टिक करते हैं। बट हाँ, बहुत बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि सर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कुछ हो सकता है क्या? होते हैं, ठीक है, अभी बट वो एक्सप्लोरेशन स्टेज में, अभी डेवलपमेंट स्टेज में। हो सकता है 50 साल बच्चे बाद जब बच्चे पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिक्स तो उस पर भी उनको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर आए हैं। तो जो चार्ज है वो दो नेचर का मिला, चार्ज के दो नेचर, और ये नेचर भी का जो कन्वेंशन है, जैसे उसको नेचर को क्या बोल सकते थे, नेचर को ए और बी भी बोल सकते थे, चार्ज ए चार्ज बी, अल्फा बीटा बोल सकते थे, गामा डेल्टा बोल सकते थे, बट उसको क्या नाम दे दिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो कन्वेंशन है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, ठीक है। तो उसने बोला कि चार्ज ना दो नेचर में कैटेगराइज हो सकते हैं, दो से ज्यादा तीन क्यों नहीं होते, या सिर्फ एक क्यों नहीं होता, दिस इज अ ग्रैंड मिस्ट्री इन फिजिक्स। ये किसी के पास इस बात का रीजन या नहीं है। हमको ग्रैंड मिस्ट्री क्या होता है, जिस बात का हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मिस्ट्री है, ठीक है। तो कुछ ग्रैंड मिस्ट्री फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं, कि जिनमें से एक है कि दो ही नेचर चार्ज के क्यों होते हैं, दो से तीन क्यों नहीं होते, या सिर्फ एक ही नेचर क्यों नहीं मिला, दो क्यों मिले, ठीक है। उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग, बट यस, दो नेचर होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना सिर्फ प्योर कन्वेंशन है, समझा, सिर्फ प्योर कन्वेंशन है। आप उसको कुछ और नाम भी दे सकते थे, दुनिया ने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में मानना स्वीकार किया, तो हम भी आज उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट का? ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट ही इस बात पे टिका हुआ है, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है, समझ आया? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है जो ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो दो नेचर हैं, तो लाइक नेचर के चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये हमेशा रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। इस बात का भी रीज़न नहीं है, दिस इज अगेन अनदर ग्रैंड मिस्ट्री, कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल क्यों करता है या नेगेटिव पॉजिटिव को रिपेल क्यों करता है। रीज़न क्यों करता है, इसका रीज़न नहीं होता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि ये सिमिलर नेचर के हैं, तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन आया, रिपेल करता है, और इनमें एक अट्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन आया। बट इस ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन करना मना है कि ये क्यों हो रहा है, इसका कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है कि ये तो खुद ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसका। ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि मास क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे वाले क्वेश्चन हो गए, तो थोड़ा मेटाफिजिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। बट एनसीईआरटी के प्रीफेस में अभी पता नहीं, ये अभी तो कुछ रिवैम्प हो गया, रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। जब मैं अपनी क्लास 12th में था तो वो प्रीफेस वाले जो एक पेज रहता है उस पर ना एक बात लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और ये भी मान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, उसके बाद के सारे एक्सप्लेनेशन की सब कुछ प्रूफ गारंटी दी जाएगी। बट ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल क्यों करता है या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका कोई आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड है। बट यस, अगर आप इसको मान लें, ये एक बेसिक चीज मान के चल लें कि हाँ भाई चलो ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है, ये रिपेल करता है, तो आप ये बता पाएंगे कि अच्छा करंट क्यों आता है, आप ये बता पाएंगे ये अट्रैक्शन की वजह से कि अच्छा लाइटनिंग क्यों होती है, ये बता पाएंगे जितने भी फिनोमेना है, फोर्स क्यों लगती है, वो फीदर से अट्रैक्ट क्यों हुए थे, तो जितने भी फिनोमेना सुनेंगे, मैग्नेटिज्म क्यों आता है, whatever question comes to your mind relative to electrical and magnetic force, magnetic properties, electrical properties, अगर आप ये बात मान लेंगे तो आपके सारे आंसर हो जाएंगे विद प्रूफ, विद एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ समझ आया। इवन ये फोर्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना करंट जाएगा, सब कुछ आंसर हो जाएगा, गिवन कि आपको ये बेसिक फंडामेंटल थिंग को ट्रू मानना पड़ेगा कि यस दिस इज ट्रू। और दिस इज ट्रू बिकॉज आज तक इसके अपोजिट कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो क्या पता है फिर इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। साइंस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे चीजें प्रोग्रेस करेंगी तो वैसे वैसे क्वेश्चंस अनफोल्ड होने लगेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आपने रदरफोर्ड का क्या पता नाम सुना हो। रदरफोर्ड ने बोला था कि जो है रदरफोर्ड मॉडल सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज जो है घूमता है किसके अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट में। बट एक ईएम वेव की थ्योरी थी, ईएम वेव की थ्योरी में ये था कि कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, यानी कि उससे फोटोन निकलने चाहिए, रेडिएशन निकलनी चाहिए, उसको एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। तो फिर यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स का एंड होता है इस बात पे कि ये क्यों नहीं होता, एटम एग्जिस्ट करता है, बट तो फिर एक क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होता है वहाँ से, क्वांटम फिजिक्स जो कि 1900 में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट, समझ आए। बट उससे पहले बिलीफ अलग थे, 1900 के बाद बहुत सारे बिलीफ बदले, समझ आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या पता जो आज आप ट्रू मान रहे हैं, जिसको आज आप पढ़ रहे हैं, क्या पता वो 50 या 60 ईयर्स के बाद कुछ चेंज हो, 100 साल 200 साल 500 साल बाद कुछ और नए प्रोग्रेस आए, या आपको ये पता चले कि भाई ये तो स्पेशल केस ही है, जनरल केस कुछ और है और बड़ा केस है, समझ आए। आपको पता चले कि ये तो स्पेशल केस है, ये तो इस कंडीशन में ये वैलिड रहता है, बट येस आफ्टर 100 ईयर्स इट मे बी चैलेंज्ड। गॉट इट। तो इट इज साइंस एंड साइंस इज लाइक दिस ओनली, वो इवॉल्व होता है, चेंज होता रहता है, प्रोग्रेस करता है, चेंज नहीं होता, बेसिकली कुछ डिस्कवर होता रहता है। तो जैसे मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई, टू ग्रैंड मिस्ट्रीज इन फिजिक्स। एक तो क्या होता है, पहला जो आप
समझ सकते हैं बस ये, वाई डू यूनिवर्स हैव पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिकल चार्ज। पहले तो यही कि चार्ज वाले पार्टिकल एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, समझ आए? वाई डू पार्टिकल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस इन यूनिवर्स, इसका कोई आंसर नहीं होता, एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई बस, ठीक है। दूसरा, वाई ओनली टू नेचर ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, नॉट वन और नॉट थ्री, इसका भी कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। दीज आर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिस्ट्रीज, ठीक है। तो इस पर ज्यादा लोड नहीं लेना। अब कुछ लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा? ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। इसमें क्या होता है, देखो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है। दिस इज योर ग्लास रोड, और एक ले लीजिए सपोज सिल्क क्लॉथ। उन्होंने, मैं इसको दोबारा बना देता हूं, क्योंकि मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये ऐसा हुआ क्या, इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया गया, ठीक है। तो रब करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेटेड। और फिर इससे होता क्या है, उस हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, इसके भी और इसके भी। बट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये केमिस्ट्री में सुना होगा आपने। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का, जब आप डिराइव करते हो, जब डिफाइन करते हो बेसिकली, तो यू से कि जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, तो दोनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। पहले किसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिसकी आयनाइजेशन कम होगा। तो यू विल राइट कि हीट जनरेट होगा, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी absorbing this energy and leave the वैलेंस शेल। तो जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़े लूजली बाउंड भी होते हैं क्योंकि दूर होते हैं, तो वो थोड़ी सी एनर्जी उनको अगर मिलेगी तो वो निकल जाएंगे। तो इसमें किसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये एक्सपेरिमेंट आप इन दोनों को रब करते हो तो यहां से क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की तरफ चले जाते हैं। किधर की तरफ, कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लूज करता है और ये गेन करता है, तो मतलब ये तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है सर, ये तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जैसे ही लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, और जैसे ही ये गेन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, समझ आए? तो ये पॉजिटिव और वहाँ पे नेगेटिव। फिर अगर एक और ग्लास रोड ले और एक और सिल्क क्लॉथ लें, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। फिर से क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसको फिर से ट्राई किया गया कि सर एक और ग्लास रोड लिया गया और एक और सिल्क क्लॉथ लिया गया, उनको रब कर दिया ऐसा।
बट अब करने की कोशिश क्या की गई, अगर इन दोनों को देखा गया, अब वापस से रब किया, सेपरेट कर दिया, रब किया, सेपरेट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को पास में लेके आ रहे हो, इन दोनों को पास में लेके आ रहे हो। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जैसे कपड़ा टंगा हुआ है और फिर आपने रोड लेके गए, तो क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सिल्क क्लॉथ है वो कहीं पे हैंग कर रहा है और आप इसको जो है ये लेके जा रहे हो, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो चुका है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। तो इन दोनों के बीच क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच मिला अट्रैक्शन। देखो, अगर आपको चार्जेस नहीं भी पता थे पॉजिटिव थे या नेगेटिव, तो आप बोलेंगे कि इस पे एक चार्ज आया, चार्ज 1, इस पे एक आया, चार्ज 2, इस पे भी क्या आया होगा, चार्ज 2 और चार्ज 1, क्योंकि सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, रिपीट किया है। तो आपने देखा कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये दो कपड़े अलग अलग सिल्क क्लॉथ, ये दोनों देखा गया, इन दोनों को पास में लाए तो यहाँ पे रिपल्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दे रिपेल्ड ईच अदर, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। तो आपने देखा कि जिन पे सिमिलर नेचर का चार्ज था उन दोनों में रिपल्शन क्रिएट हुआ, जिनमें सिमिलर नेचर का चार्ज था वहां पर भी रिपल्शन क्रिएट हुआ। बट इन दोनों में अट्रैक्शन आया, तो उन्होंने बोला कि देखो, इनमें सिमिलर नेचर है चार्ज का, रिपल्शन आ रहा है, इनमें सिमिलर नेचर है चार्ज का, रिपल्शन आ रहा है, बट इनमें अट्रैक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंट नेचर है। तो इन दोनों का नेचर सेम है बट वो नेचर 1 है, इन दोनों का नेचर सेम है बट वो नेचर 2 है, क्योंकि नेचर 1 और नेचर 2 सेम नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ पे भी रिपल्शन होना चाहिए था। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, कभी वुल के साथ किया, कभी दूसरा लिया, कभी कॉम्ब और वो हेयर वाला किया, कभी कॉम्ब के साथ और पेपर्स के साथ किया। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और लास्ट में यही कंक्लूड किया कि भाई देखो, 2 ही नेचर चार्ज के मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हमको हमेशा क्या मिला कि सिल्क क्लॉथ पे टाइप 1 चार्ज आ रहा है और ग्लास रोड पे टाइप 2 चार्ज आ रहा है, हमेशा ही ऐसा मिला। ठीक है, तो दैट्स वाई 2 नेचर ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये सिर्फ एक जस्ट सैंपल है कि कैसे पता चला। बट टेक अवे क्या है, रीजन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ऐसा क्या था रीजन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसमें बेसिकली इसमें हुआ क्या, रीजन वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रोड ने सिल्क क्लॉथ को जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वहां पे। इससे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑन सिल्क एंड नेगेटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास एंड नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क, ये आ गया। तो इससे क्या हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यही रीजन है बस बेसिकली। और बाकी क्या है रीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ग्लास रोड एंड सिल्क, किसकी वजह से, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन ने जो हीट प्रोड्यूस की उसकी वजह से ऐसा हुआ। और इसकी वजह से आप ये भी लिख सकते हो कि अगर हीट प्रोड्यूस जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाए अगर किसके, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर वो आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाए तो व्हाट यू विल डू, हीट प्रोड्यूस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। हीट प्रोड्यूस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड इज इफ इट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे
आप बोलेंगे कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होगा। इन दोनों का रीजन ये है कि अगर हीट प्रोड्यूस जो है अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन विल लूज आउट। तो जो सारा एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ लिख दिया। तो ओवरऑल टेक अवे ये है, ओवरऑल टेक अवे हमारा इस पूरे टॉपिक का या पूरे पॉइंट का ये रहने वाला है। ओवरऑल टेक अवे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होता है, डिक्रीज होता है या कम होता है, जिसका वैल्यू कम है बेसिकली, तो इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हाई है। इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो देन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज हाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स इंक्रीज और मोर, और दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स लो। देन इफ इट इज वेरी लो देन दिस वुड बी वेरी हाई, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब वो ही मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। समझ आए? तो दिस इज वन टेक अवे। ये कई बार कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया जाता है कि सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया या ग्लास रोड पे क्यों आया। सिल्क क्लॉथ को क्या पता दूसरे मटेरियल के साथ रब करें, हो देयर इज चांसेस कि सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आए और वहां पे नेगेटिव चार्ज आए, ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है। फिर हम पढ़ते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑल्सो, कि सर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी भी बता दीजिए। तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास। मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी लिया, लाइक रिपेल्स एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स। सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे अभी देखा था ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पे वो ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जो बाकी किसी चीज़ से कनेक्टेड ना हो, यानी कि वहाँ से मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र पॉसिबल भी नहीं है। मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता तो चार्ज का भी नहीं हो सकता, तो आइसोलेटेड सिस्टम तो यही है। तो इसका मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लें जिसको स्टडी किया जा रहा है, अगर उसको आइसोलेट कर लें तो उस सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा फिर। ठीक है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी रहती है? स्केलर क्वांटिटी रहती है। और यूनिट क्या होता है? यूनिट भी लिख लीजिए। यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सी से डिनोट करते हैं। ये है एसआई यूनिट, बेसिकली ये एसआई यूनिट है चार्ज का। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम है। ठीक है, तो इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो मतलब जैसे एग्जांपल देखेंगे तो चार्जेस आपको ऐसे लिखे दिखेंगे, +2 कूलम, ठीक है, या ऐसे लिखे दिखेंगे -4 कूलम, या ऐसा लिखे दिखेंगे +2 × 10⁻⁻6 कूलम, इस तरीके से लिखे हुए देखेंगे। तो प्लस, या फिर ऐसा लिखेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सम एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस। तो ये अगर सी दिख रहा लिखा हुआ तो कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दीज आर द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। आगे भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है सर? देखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका बेसिकली एक फंडामेंटल मतलब ये है कि चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड, डज नॉट वेरी with speed of पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है उसकी स्पीड के साथ उसका चार्ज वेरी नहीं करता है, ये कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी। यानी कि क्या मतलब हुआ? अगर एक पार्टिकल के ऊपर 10 कूलम चार्ज है और वो 50 km/h से चल रहा है, तो वो चाहे स्पीड 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे आप उसको लाइट की स्पीड से भी भगा दो, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। समझा? मास चेंज हो जाता है, मास रिलेटिविस्टिक है। हाँ, ये आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था रिलेटिविस्टिक मास का। तो मास रिलेटिविस्टिक होता है, मास स्पीड के साथ वेरी कर जाता है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट
वेरिएंट का मतलब होता है चेंज, और इनवेरिएंट मतलब दैट डज नॉट चेंज। वेरिएबल होता है जो चेंज हो जाए, इनवेरिएबल मतलब जो चेंज ना हो। चार्ज का क्या काम करता है? चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी आपने क्लास 10th में सुना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं जो चार्ज से निकलती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में टर्मिनेट करेंगी। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट करेंगी। तो चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी जो हमारी 7.1 है, 7.2 है और 7.3 है। अगर चार्ज सिर्फ रेस्ट पे रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही रेस्ट पे है ना ही एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है, तो ये जो है दोनों प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप ये लिखेंगे, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाए तो इट प्रोड्यूसेस both electric field and magnetic field plus produces EM waves also, electromagnetic waves also, रेडिएशन भी बोलते हैं इसको, ये भी प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होगा। तो ईएम वेव के प्रोडक्शन के लिए, ईएम वेव कब प्रोड्यूस होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जैसे हमारी लाइट, ये लाइट जो आ रही है, लाइट रे, विजिबल रे, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, माइक्रोवेव, सो बहुत सारी रेडियो वेव्स, तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? द बेसिक कॉज इज चार्ज का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है? चार्ज की स्पीड कम हो रही हो, चार्ज की स्पीड बढ़ रही हो, इस तरीके से। तो चार्ज की स्पीड जब भी बढ़ेगी या घटेगी, चार्ज अगर जब भी एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा? वो ईएम वेव को प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द बेसिक फिनोमेना। गॉट इट? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, विच वी कॉल एज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। देखो चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। तो ये दो तीन प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है जो चार्ज नेट होगा, चार्ज किसी बॉडी पे जो भी नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। दैट इज कॉल्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, प्लस माइनस ई। क्वांटाइज्ड कोई क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेगा, बट किसकी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेगा? इंटीग्रल मल्टीपल की। जैसे क्या? इलेक्ट्रॉन लूज होने से चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, गेन होने से या लूज होने से। अब देखो इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएंगे या 5 जाएंगे, ऐसे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 ही चार्ज आया, 5 गए तो 5 ही आया, 10 आए तो 10 ही आया। प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, तो इसलिए लिख दिया कि वो प्लस माइनस कौन, ये कौन डिसाइड करेगा? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस बात पे डिसाइड होगा। ठीक है, प्लस माइनस डिसाइडेड बाय, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो उस बात पे डिपेंड करेगा, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और एन क्या है? एन क्या है? इंटीजर, इंटीजर। और ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको ई बोल देते हो आप लोग। अब व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज क्वांटाइज्ड? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज क्वांटाइज्ड? जब आप ये बोलते हो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, व्हाट डू यू थिंक? तो यू से इसी लाइन को अंग्रेजी में लिख सकते हैं,
This means net charge on any body always exist as an integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ये एग्जिस्ट करेगा। दैट इज द बेसिक कंडीशन। समझ आया? तो चार्ज हमेशा क्या होगा? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो जैसे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? 10, 15, 20, 30 ऐसे ही बोलोगे ना, काउंट ही करोगे, इंटीजर ही बोलोगे। तो वैसे ही क्या होगा? चार्ज भी NE होगा, E का मल्टीपल होगा। तो 1.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते, तो 1.5 E चार्ज भी नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। दैट इज वाई इट इज क्वांटाइज्ड, कि छोटे एक पैकेट में आएगा बट स्मॉलेस्ट पैकेट इज E के पैकेट्स में जाएगा। एक क्वेश्चन करिए, बताते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ मटेरियल विल लूज टू गेन प्लस 10 कूलम ऑफ चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्लस चार्ज आएगा तो कितना आएगा? तो टोटल चार्ज कितना है? तो क्यू नेट कितना है मेरे पास? 10 कूलम। अब देखो, क्यू नेट तो कितना हो सकता है? N इंटू ई हो सकता है। तो ये कितना होना चाहिए? बेसिकली 10 होना चाहिए। एन ई का जो मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस तो पता ही है कि प्लस 10 कूलम चार्ज है, तो बेसिकली ये प्लस एन ही होगा, ये भी प्लस। तो एन कितना आएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट करो, ये होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। आई थिंक ये आपको पता होगा, नहीं पता तो इसको याद भी रखिएगा। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और ये कितना टोटल चार्ज ऐसा मिलके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे ताकि 10 कूलम चार्ज आ जाए? नहीं, लूज करने पड़ेंगे बेसिकली, चाहिएंगे नहीं, ये प्रोटॉन होंगे। कितने एक्सेस प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन पे भी ई चार्ज होता है, तो प्लस एन ई लिखा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? एन ई लूज किए तो 10 कूलम चार्ज आए। तो एन कितना होगा आप ढूंढ लीजिए, इसको उधर लेके जाइए। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर उधर जाके हो गया 19, तो प्लस में आ गया, और ये 1.6 डिनोमिनेटर में आ गया। इसको सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा। तो कितना आएगा बेसिकली? 100/16 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको थोड़ा सा आराम से सोल्व कर लीजिएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सोल्व करना आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही सोल्व करूँ, आप कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला डिस्कशन, जो कि इट वाज मेनली अबाउट चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज का नेचर क्या होता है, फिजिक्स के फंडामेंटल्स किस तरीके से चार्ज से एसोसिएटेड होते हैं, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें एक कैलकुलेशन बेस एक ही प्रॉपर्टी है, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जैसे मैंने आपसे पूछ लिया एक क्वेश्चन, 1 मोल वाटर में कितने चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा? अगर मैंने ऐसा पूछ लिया, 1 मोल ऑफ वाटर H2O में, एक होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, 1 मोल H2O के अंदर कितने वो होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। या कई बार ऐसा, जैसे 1 मोल में पहले आप मॉलिक्यूल देख लो, कितने मॉलिक्यूल होंगे। आपको पता है 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गया। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H2O, H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? Na, तो 10 इंटू Na, टोटल क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना हो गया? इंटू ई कर दो, तो टोटल चार्ज आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि 50 ग्राम पानी में, या एक बोतल ले लिया पानी का, एक पानी का गिलास ले लिया, मान लीजिए गिलास के अंदर जो वॉल्यूम है 180 ग्राम है, 180 ग्राम पानी लिया, 180 ग्राम पानी है, 180 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है? नेगेटिव चार्ज कितना? सिर्फ टोटल चार्ज तो 0 ही होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने बस नेगेटिव ही पूछ लिया कि नेगेटिव चार्ज कितना। तो आप क्या करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करिए। उसको कैसे काउंट करोगे? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मॉलिक्यूल काउंट करिए। कैसे काउंट करोगे? पहले टोटल मोल ढूंढोगे,
फिर टोटल मॉलिक्यूल आएंगे, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसको ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज भी आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे की प्रॉपर्टी जो है, अगला क्या रहता है, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्स लॉ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय। आई होप कि आपने जो है वीडियो बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत फंडामेंटल को हिट करने की कोशिश की और बहुत आराम से चीज़ें समझाने की कोशिश की। आप लोग वीडियो के कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो किसी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, उन सारे लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो।